You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोस की खबर ये है कि इमरान खान पे वज़ीराबाद जब वो पहुँचे अपना लॉन्ग मार्च लेके, तो उन पे एक कातराना हमला हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी बच गई और उनके साथियों में से भी बच गई ज़िंदगी। लेकिन इस सानहे के दौरान एक मुअज़्ज़म नवाज़ 35 साला एक आम शहरी जो वहाँ जलसा देखने आया हुआ था, पता नहीं वो इमरान खान का फॉलोअर था या नहीं था, लेकिन उसके 3 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ थे। उसे उस भगदड़ में जब वो फायरिंग हुई तो उसे एक गोली लग गई, क्योंकि जो पकड़ा गया वहाँ मुलज़म, बज़ाहिर कुछ तो कहा जा रहा है कि कोई स्नाइपर फायरिंग थी, कहीं से फायरिंग हो रही थी। अब डॉक्टर्स देखेंगे कि इमरान खान की टांग में जो गोलियां लगी हैं वो ऊपर की डायरेक्शन से नीचे गई हैं या नीचे की डायरेक्शन से ऊपर गई हैं, क्योंकि जो बंदा पकड़ा है इन्होंने कातराना हमला करने वाला आदमी आम सा लड़का है, और वो कहता है जी कि इमरान खान जो है वो लोगों के जो है ज़हन ख़राब कर रहा था, और उस डेक लगा होता था, अजान लगी होती थी और ये गाने लगे होते थे, तो वो लोगों में गलत जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था इमरान खान। उसकी अपनी ज़ाती सोच थी। अब तहकीकात होंगी कि उसके पीछे कौन था, और अगर कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले वज़ीराबाद में, लाला मूसा में या वहाँ गुजरांवाला में मुस्लिम लीग की लोकल तंजीम की मीटिंग हुई है और उसमें प्लान किया गया है कि किस तरह इनके लॉन्ग मार्च को, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को हमारे शहर में गुजरते हुए इनइफेक्टिव करना है, या अगर कोई इस तरह का वहाँ अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्लानिंग हुई हो, अगर हुई भी है तो उसकी तहकीकात होंगी, लोग पहुँच जाएंगे उस तक। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि उसे तो ज़मीन से नीचे से पकड़ा गया और कंटेनर जो है वो पता नहीं कितने फुट ऊपर था, और अगर गोली लगी है तो वो पाँव में ही लगी है, और वो नीचे के एंगल से गई है या ऊपर से स्नाइपर फायरिंग किसी और बिल्डिंग से कोई फायर कर रहा था। ये तहकीकात आगे चलेंगी तो पता चलेगा, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान के चाहे हम हक में हों चाहे उसके खिलाफ में हों, लेकिन पाकिस्तान के पिछले इलेक्शन में भी 2018 के इलेक्शन में 1,65,00,000 लोगों ने वोट दिए थे। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, जिसमें शहबाज शरीफ भी उनके प्रेसिडेंट आजकल, उनको तकरीबन 1,35,00,000 लोगों ने वोट दिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान भर में उस इलेक्शन में 65 लाख लोगों ने वोट दिए। तो ये लोग, और तहरीक लब्बैक वालों को 40 लाख वोट मिले। तो ये लोग जिनके पीछे लोग वोट देते हैं, और वोट एक इंतहाई मुकद्दस अमानत ही नहीं होती, लोगों की उसमें फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होती हैं, उम्मीदें होते हैं, और उनकी एक मुस्तकिल की एक होप होती है। लोगों की उम्मीदों को इस तरह खून नहीं किया जाना चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर देखे हमने, जिस तरह वहाँ खून निकला, फैसल जावेद साहब ज़ख्मी हुए, और वहाँ अहमद चट्टा कहते हैं उनके पेट में गोली लगी है, वो ज़्यादा सीरियस हैं। और अहमद चट्टा, हामिद नासिर चट्टा, पाकिस्तान के एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनके साहबजादे हैं। और अहमद चट्टा पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में चंद 100 वोटों से हार गए थे। बहुत अच्छे यंग, जिस तरह हमाद अज़हर एक अच्छे PTI में देखे जाते हैं, एक कि फ्यूचर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसी तरह अहमद चट्टा को भी लोग बहुत हाई रेट करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। और अब बात यहाँ होती है कि अगर वहाँ इमरान खान शौकत खाना में पहुँच गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, अब बाहर निकल के असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, उन्होंने मियाँ असलम इकबाल जो लाहौर में इनके मिनिस्टर भी हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं शायद पंजाब गवर्नमेंट में, उनके साथ बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 नाम दिए। एक शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया कि प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ FIR की जाए, मुझ पर हमला कराने वालों में वो लोग शामिल हैं। दूसरा उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम लिया, और तीसरा नाम उन्होंने आर्मी के एक मेजर जनरल जो डिप्टी DGISI हैं, शायद DGISI मेजर जनरल नदीम अंजम शेख साहब के दूसरे तीसरे नंबर के कोई ऑफिसर हैं, उनका नाम लिया कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया ये खबर इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने नाम चला दिए, बाद में जब वो नाम मेजर जनरल फैसल नदीम का नाम लेते थे तो वहाँ बीप चला देते थे। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये थोड़ी सी सहूलत हासिल है कि हम नाम ले लेते हैं, लेकिन नाम इसलिए हम लेते हैं ताकि चीज़ों की इस्लाह हो। हम चीज़ों को अंडर दी कारपेट नहीं करना चाहते। हम चीज़ों को उसकी फेस वैल्यू पे देखते हैं, हम उसकी फेस वैल्यू पे बात करते हैं। और अगर हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो हम उसे दिलो जान से तस्लीम भी करते हैं कि हाँ वाकई पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और अगर सिविल सुप्रीमेसी की बात करने की और वहाँ ये आज़ादी नहीं है तो फिर आर्मी का आ जाए, मार्शल लॉ रिजीम आ जाए, आर्मी का मार्शल लॉ लगा लें, जनरल साहब आ जाएँ, कोई और आ जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। जमहूरियत में आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रोक से उससे पूछ सकते हैं, आर्मी वालों से पूछ नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनका अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वो किसी को बात करने नहीं देते, वो जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं। और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, 22 करोड़ आवाम को बेहतरीन उनका तर्ज हुकूमत वहाँ एक जमहूरी तर्ज हुकूमत ही हो सकता है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इलेक्शन में जाएँ और इलेक्शन में कौम फैसला करे।
और अगर अब यहाँ तक खींच के इमरान खान को ले आए हैं तो अब शायद हमारे आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, अगर उनकी बात सारे मानते हैं, इमरान खान भी उनकी बात मानने को तैयार हैं, शहबाज शरीफ भी मानते हैं, आरिफ अलवी साहब भी एक मुलाकात करा चुके हैं, अगर वाकई ये 3 4 5 ही बड़े लोग हैं तो कोई बैक डोर या फ्रंट डोर जहाँ से मर्जी है करें, कोई मुज़ाकरात करें, बैठ के बात करें, वरना ये खून खराबा और ये सिलसिला खुसूसन जो कल पेशावर में हुआ, पेशावर में लोगों का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा था इमरान खान पे कातराना हमले पे। वो पेशावर कैंट की तरफ लोग गए जुलूस बना के, और वहाँ एक पुरानी अबेंडेंड किस्म का टैंक था, उस टैंक के ऊपर चढ़ के लोग कूदते रहे और उसे जूते मारते रहे। टैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर, बहुत अच्छी आर्मी है और उसकी बड़ी क्रेडेंशियल्स, उसकी एक उसकी अहमियत है इंटरनेशनली। उसका कोई कदर कीमत में फ़र्क नहीं पड़ सकता क्योंकि एक डिसिप्लिन इदारा है और उसका एक सिस्टम है। लेकिन ये इस तरह के विजुअल देखने से बाहर जो तासुर बनता है पाकिस्तान का, ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में लॉलेसनेस इंतहा पे है कि एक प्राइम मिनिस्टर सीट पे बैठा हुआ है, उसको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। उस प्राइम मिनिस्टर को अपनी टीम, अपनी पावर में रहने के लिए, क्योंकि 3 4 वोटों से वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उन्हें रखने के लिए उन्हें 75 बंदों को अपनी कैबिनेट में रखना पड़ता है, जिनमें से 23 से 26 ऐसे कैबिनेट मेंबर हैं जिनके पास कोई प्रोटोकॉल, उनके पास डिजिग्नेशन है, ड्यूटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर हैं। हुकूमत का ये हाल है और उनकी कोई बात सुनता भी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं। पिछले 50 दिनों में शायद उन्होंने कुछ 60-70 जलसे कर लिए हैं। अब लॉन्ग मार्च लेके चले हुए हैं और जिस जगह से लाहौर से चले हैं तो लाहौर में ही लोगों का जम्मे गफ़ीर था उनके साथ। उसके बाद वो रास्ते में जहाँ जहाँ रुके हैं तकरीबन 9 किलोमीटर एक दिन के हिसाब से वो ट्रैवल कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा तेज़ी से वो चल ही नहीं पा रहे। इस दौरान लाहौर से वज़ीराबाद पहुँचने तक अब तक 4 कीमती जानें हम ज़ाया कर चुके हैं। वहाँ मुख्तलिफ हादसात में 4 बंदे अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद किसी के कान पे जूं तक नहीं रही थी। और आज अल्लाह ना करता इमरान खान के पाँव में गोली लगने वाली थोड़ी सी इधर उधर कहीं और लग जाती तो उसका जवाबदेह कौन होता? कि पाकिस्तान का इतना पॉपुलर लीडर अगर अल्लाह ना करे उसे कुछ हो जाता तो ये पाकिस्तान में आज आग लगी होनी थी। ये जितना हुआ है खुदा के लिए इसी को बहुत समझा जाए। और अब भी हमारे सियासी हुक्मरान और हमारे बड़े जो भी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे फौजी हैं, या हमारे रियासती हेड सरबराह हैं, सदर पाकिस्तान, प्लीज़ बैठ जाएँ, फ्रंट डोर पे बैठें या बैक डोर से कोई मुज़ाकरात शुरू करें, कुछ करें। ये ज़्यादा दिन ये सिलसिला चलने वाला नहीं। और अगर इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन लास्ट टाइम 2018 में 18 जुलाई को शायद हुए थे और 25 जुलाई को हुए थे। 18 अगस्त को इमरान खान ने अपनी कैबिनेट बना ली थी और वोट ले लिया था। अगर जुलाई में तो वैसे भी 5 साल पूरे हो जाने हैं और अब अगर मार्च पे इमरान खान राज़ी हो जाएं, क्योंकि अप्रैल और मई में आगे गंदम की कटाई शुरू होनी है, तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ भी कभी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मार्च पे ही फाइनल कर लें। खामखा क्यों एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं? इस दौरान हमारी मुल्की मईशत का जो नुकसान हो रहा है उसका कोई हिसाब करने वाला है? शायद कोई नहीं कर रहा। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉन के वाशिंगटन में डॉन के ब्यूरो चीफ जनाब अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब से पूछेंगे कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम देखने वाले ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान के हालात पे देखने का अपना एक नज़रिया, अपना एक एंगल होता है, अपना एक जाविया होता है। वो दिली तौर पर बेशक चाहते भी हों कि इमरान खान की सोच बेहतर है या इमरान खान का बयानिया ठीक है, इसके बावजूद वो इमरान खान पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहते। वो आंखें बंद करके ना इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, ना आंखें बंद करके वो नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना लीडर मानते हैं। वो फेस वैल्यू पे चीज़ों को देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये हुआ है तो उसकी 1 2 3 देखी जाए कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ और इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। हम यकीन माने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी अक्सरियत अगर इमरान खान को पसंद भी करती है तो आंखें बंद करके नहीं करती। अभी अनवर इकबाल साहब से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या तज्जिया है और वो इसकी DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं, इमरान खान पे कातराना हमले को किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान की सोसाइटी में जो पोलराइजेशन अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है इसके क्या नुकसान होंगे। जी अनवर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अनवर इकबाल साहब, सिचुएशन पाकिस्तान में जो इस वक्त ताज़ा तरीन इमरान खान के हमले के बाद की सूरत हाल है, पहले इस पे बात कर लेते हैं और फिर उसके बैकग्राउंड में कि आज हम इस नौबत तक पहुँचे किस तरह। आप इसको इमरान खान पे जो आज कातलाना हमला हुआ है वज़ीराबाद में, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक सबसे पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेट है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, सारी कौम करती है, सारा मुल्क करता है। आपने देखा कि जो अमरीकी वजीर खारजा ने भी आज एक बयान इशू किया और बड़ा
स्ट्रॉन्ग बयान इशू किया है, इसमें यानी मजम्मत और ताज़ीद के लबा उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में पुरअमन जमहूरियत हो और वालिद की कोई गुंजाइश नहीं है, और हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इजाफा हो। तो वो तो इसमें तो ज़ाहिर है मजम्मत और उसमें तो ज़ाहिर सब सभी करेंगे। जो हमारे और आपके लिए कंसर्न की बात है, जैसे अजीम मियां साहब कह रहे थे, वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मुल्क में। मैं भी मियां जैसे मियां साहब कहते हैं, मैं भी और आप भी, हम सब जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरी इख्तियार चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए जिसमें फौज और अवाम के दरमियान तसादुम हो जाए। अगर ये हो जाए तो ऐसी रियासत का बचना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये जो बात है सिविल सुप्रीमेसी के, चलिए इसी पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मियां नवाज शरीफ साहब ने को जब निकाला गया तो उन्होंने कहा जी मुझे क्यों निकाला, और फिर उन्होंने वो सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाते लगाते वो लंदन पहुंच गए, और फिर लंदन में आपको याद होगा उन्होंने गुजरावाला में ही खिताब करते हुए, मुस्लिम लीग की एक गैदरिंग थी उससे खिताब करते हुए एक स्पीच में 11 दफ़ा उन्होंने आर्मी चीफ का और DGISI का नाम लेके उन पर तनकीद की थी। और उस वक्त लोगों को लगा था कि शायद मियां साहब वाकई सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। हालांकि समझदार लोग उस वक्त भी ये समझ रहे थे कि ये कुर्सी की जंग है, कल इन्हें या इनके भाई को या इनकी बेटी को कुर्सी मिल गई तो ये सिविल सुप्रीमेसी भूल जाएंगे। तो ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग है या कुर्सी की जंग है? कल नवाज शरीफ कर रहे थे, आज इमरान खान कर रहे हैं, और इस अमल के दौरान हमारे इदारे और हमारे पाक फौज, जिसका एक बड़ा अपनी एक क्रेडिबिलिटी थी, और फिर ISI का दुनिया में एक नाम था, आज उनकी क्रेडिबिलिटी का ग्राफ कहाँ पहुंच गया है? सिर्फ इस वजह से कि ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं हमारी दो बड़ी पार्टियां। देखिए, आपने एक बहुत अहम इशू को रेज किया है। बात यह है कि हम अगर हमारे मुल्क के हालात पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें जो है फौज बुरी उस वक्त लगती है जब फौज हमारे मुखालिफिन की हिमायत करती है। फौज बुरी उस वक्त लगती है जब वो हमारे किसी मुखालिफ को इक़्तिदार में लाती है। फौज बुरी उस वक्त लगती है जब फौज सियासी अमल को रोक के हमें हटाती है। लेकिन अगर यही मुदाखलत हमारी हिमायत में हो, हमारे मुखालिफिन को हटाने के लिए हो और हमें वोट दिलवाने के लिए हो, हमें अच्छी लगती है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन आप कहते हैं पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले भी किसी फौजी ने, हमारे जनरल ने कहा था कि जी हमसे जब मिलते हैं तो वो काफी पिछले साल की बात है, PDM के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब हमसे मिलते हैं कुछ और कहते हैं, अखबार में कोई और बयान देते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ एक अजीब और गरीब सूरत हाल है कि हम कभी कभी, यानी मैं इस तरह डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई भी जो है ना जो जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी और इस तरह की चीजों से कोई सिंसियर नहीं है, और सब सिर्फ उस हद तक जमहूरियत चाहते हैं जिस हद तक वो इक़्तिदार में रहे, उस हद तक फौज के मुखालिफ है जिस हद तक उनके मुखालफत करना। जब उनके मुफाद में होता है तो हामी जाते हैं, जब मुफाद पे जद पड़ती तो मुखालिफ हो जाते हैं। अच्छा, ये सिविल सुप्रीमेसी की जो बज़ाहिर जंग नज़र आती है, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी तो उनका एक अपना स्टाइल था कि वो अपने मुस्लिम लीग के एक हल्का अहबाब में गुफ्तगू करते थे, अपने गैदरिंग्स में स्पीचेस करते थे। लेकिन इमरान खान का ये है कि इमरान खान ने अपने मुंह से तो आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, फौज की बात की, ओवरऑल बात की, इदारे को कहा कि इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके फॉलोअर, उनके मानने वाले और इमरान खान फ़ैन क्लब की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पल्ले कख नहीं छोड़ा। तो ये क्या उनका तरीका वारदात भी वही है या ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है? और इन दोनों में से अगर हम कहें कि जी वाकई सिविल सुप्रीमेसी की कोई बंदा जंग लड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि इमरान खान सिंसियर है सिविल सुप्रीमेसी में या नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम है? देखें, बात इमरान खान और नवाज शरीफ की नहीं है, मसला अपना अपना अंदाज होता है। इमरान खान के बारे में एक तो तारीफ आपको करनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह इसका उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, इस तरह पाकिस्तान तो छोड़ते, मैं तो मगरिब में भी कम लोगों को देखता हूँ इतने मौसर तरीके से, इतने इफेक्टिव अंदाज से उनकी हर बात आप देखें, जो बात वो चाहते हैं
हर बच्चे बच्चे की जुबान पे होती है। और इस बात को जब उनको हटाते हुए न फौज समझ सकी, हालांकि वो फिफ्थ जनरेशन करते रहे कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, लेकिन वो बहुत समझ सकी न, और मियां साहब और पीपीपी तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अब भी वो ट्रेडिशनल मीडिया और ट्रेडिशनल जमाने में रह रहे हैं और जो जदीद तकाजे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मगर ये है कि ये जो उनका अंदाज इमरान साहब का है कि इमरान साहब ने नवाज शरीफ वाला काम नहीं किया, वो अपने आप को सामने नहीं लाते फौज तकलीफ करते हुए, अवाम से करवाते हैं और मैसेज ये देना चाहते हैं, अगर आपने मुझ पे हाथ डाला तो आप बदनाम हो जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर है कि मुझ पे हाथ ना डालें। अच्छा, बदनामी की जहाँ तक बात है, बदनामी में कोई कसर बाकी रह गई है? क्योंकि हमारे यहाँ मेरे जैसे लोगों की, हमें तो ISI को हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी है और बहुत अच्छा और मुस्तनद इदारा है और बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, और उनके DG ISI को फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, तो क्या ये उसके ISI के हक में है या ख़िलाफ़ है? फॉर एग्जांपल कोई इटालियन शायद कहावत है कि जब बादशाह को अपनी तलवार अपनी नियाम से ख़ुद निकालनी पड़ जाए तो इसका मतलब है कि कहानी ख़त्म हो चुकी है, कि बात बादशाह की तलवार तक क्यों पहुंची। अगर DG ISI को खुद आके वजाहत करनी पड़ी है तो इसका मतलब है कि वो दे रैन आउट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कि उनके पास और कुछ नहीं बचा उन्हें डिफेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट के इस वक्त 75 कैबिनेट मेंबर हैं, 75 कैबिनेट मेंबर में से कोई एक बंदा भी इस काबिल नहीं था कि वो आके वजाहत करता कि अरशद शरीफ कत्ल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। आपने जो तालवी मुहावरा सुनाया है ना, वो बिल्कुल सही है। अगर आप उस जमाने की तारीख पढ़ें तो उस जंग में जिसमें बादशाह पड़ता था, उसमें अक्सर फिर उसका खात्मा जो है ना, अगर वो जंग जीत भी जाता था तो अल्टीमेटली उसका खात्मा बादशाह के रिमूवल से होता था, क्योंकि असल जो होती है, अदारे जो होते हैं, असल बात उनकी इज्जत होती है, उनका रोब होता है। जब वो एक आम इंसान की तरह तलवार लेके मैदान में कूद पड़े तो ना उनकी इज्जत रहती है ना उनका रोब रहता है। मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था और जिसने भी ये फैसला किया गलत किया, और इस तरह उनको सामने ले आके इमरान खान के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि फयाज साहब, हम और आप भी इस माशरे में रहते हैं और आपने देखा कि इस माशरे में ये नहीं है कि जो रियासती उमूर है उसमें फौज का किरदार नहीं है, ये नहीं कि उसका अदलिया का किरदार नहीं है या कांग्रेस का किरदार नहीं है, पार्लियामेंट का किरदार नहीं, सबका किरदार मुतय्यन है और सब अपना अपना किरदार अदा करते हैं और सब एक दूसरे से मशवरे के मुताबिक चलते हैं। फौज को भी ये चाहिए था कि पाकिस्तान में चले, आप चाहते हैं आपका एक अपर हैंड रहे, मिल के बैठे, कोई सिलसिला बनाए, सिस्टम बनाए और उसको उसके मुताबिक चले। ये जो बार आपने यानी देखे ना हुआ क्या है इस दफा, आप जो देख रहे हैं सिर्फ इमरान खान को हम क्रेडिट दे रहे हैं, सिर्फ इमरान खान को क्रेडिट देने की बात नहीं है। हुआ ये कि आप बरसों से लोगों को ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मिस्टर 10%, मिस्टर 20% सब खा जाते हैं, वो करते हैं। अब ये देखे कि हर किस्म की रिपोर्ट लाई, जॉइंट वो क्या बनी थी, GIT बनी थी, सब कुछ हुआ था, और उसके बाद अचानक आवाम से कहते हैं भाई बात ये है कि वो तो हो गया ना, वो लोग किस कहानी भूल जाओ, कोई नहीं, अभी अच्छे आदमी हैं, अभी वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे और वो आ जाएंगे और वज़ीर खारिजा भी बन गए और उसके बाद अब इनकी हुकूमत पे है कि कोई बात नहीं, ठीक हो गया, हमसे गलती हुई थी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लोग अब देखें, ये ऐसा होता था आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले तक, 30 साल पहले तक भी मुमकिन था जब सोशल मीडिया नहीं आया था, क्योंकि जो बात आप छुपानी चाहें वो छुप जाती थी। अब वो बातें इतनी दफा रिपीट होती हैं कि बच्चे के जहन में बैठ जाती। मेरे बच्चे जो है वो आप पता यहाँ पैदा हुए, यहाँ पले बड़े, वो जब ये तो बट इज़न्ट ही करप्ट, मैं आपको क्या जवाब था, मतलब अभी बताया वो उसको इधर उधर से सुना हुआ था, उसको तो कितने इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान से, लेकिन जब पता चला कि शरीफ फैमिली वापस आई है तो ये पूछा कि तो कल तक तो आप लोग सब करप्ट कहते थे। आपने देखा होगा कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, यहाँ एक तंजीम है सो कहते हैं सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के बच्चे होते हैं जो यहाँ के पैदा हैं, जम पल हैं, और वहाँ आप वो उन्होंने पाबंदी लगा रखी है साउथ एशियन पॉलिटिक्स को डिस्कस करने से। कहते हैं कि वो हमें कुछ समझ नहीं आती, बहुत कंफ्यूजिंग है, बड़ी गंदी है। तो बात यह है कि अब आपको फौज को भी एक लाहे अमल बनाना पड़ेगा, एक सिलसिला बनाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि इस तरह आपका की एक राय होनी चाहिए, चले आप कोई नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें, कोई सिक्योरिटी काउंसिल बना लें जिसके मेंबर
सारे अफवाज के सरबराह भी हों, बड़े उमूर पे मिलकर फैसले करें। लेकिन ये तो नहीं था। अब क्या होता है, अब आप देखिए हकीकत क्या है। ये बुरी बात लगेगी हमको, आपको सबको, लेकिन हकीकत ये कि जो फौज का सरबराह होता है, फौज का सरबराह तो होता ही है, साथ वो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, साथ वो चीफ जस्टिस भी होता है, साथ वो एक तरह का चीफ फेडरल सेक्रेटरी भी होता है, सारी ब्यूरोक्रेसी भी उसके अंदर होती है, साथ वो एक तरह से सुपर डायरेक्टर जनरल पुलिस भी होता है कि सारी पुलिस इसके अंदर में होती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, इस तरह नहीं होना चाहिए, इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे हुकूमती उमूर में या सियासी उमूर में आर्मी का आइनी किरदार तय कर लेना चाहिए? हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो वजीर दिफा अगर हमने परवेज़ खटक रखना है और उसका अमल दखल कुछ नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप आर्मी चीफ को ही डिफेंस मिनिस्टर रख लें और वो वर्दी में ही कैबिनेट में आके बैठ जाए और अपनी बात करे और सिर्फ डिफेंस तक की बात करे। उसका अगर आपने इंटीरियर मिनिस्टर उसको बनाना है तो फिर एक मेजर जनरल इंटीरियर मिनिस्टर रख लें, तय कर लें। अगर उन्होंने ही होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं होना चाहिए जी, इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए जो मजबूत हो और जिसमें सारे सरबराह मौजूद हो। ठीक है, आप एक जो है जॉइंट चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसको इतना मजबूत करें कि वो तीनों अफवाज की नुमाइंदगी कर सके बहुत सारे तरीके से। कोई एक तरीका निकालें जिसमें हो कि कम फौज की मुदाखलत अगर हो भी, अव्वल तो नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी तो कोई आईनी तरीके से हो, कुछ सिलसिला बना हुआ हो, ताकि फिर दूसरे लोग भी चल सके, उनको पता हो कि उनके लिमिट्स कहाँ हैं और उनके इख्तियारात क्या हैं। अब ये देखिए ना कि वजीर आजम को ना ये पता होता है कि उसके इख्तियारात क्या हैं, ना पता होता है उसके लिमिट्स क्या हैं। बिल्कुल सही, लिमिट्स ही। और हत्ता के फॉरेन अफेयर्स में अब जो है हमारे आर्मी चीफ पिछले को 5-10 सालों में हमारे आर्मी चीफ जहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं किसी जगह वो मसला बना है, चाहे ईरान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, वहाँ हमारे आर्मी चीफ जाके जो है वो चीज़ें वहाँ से हमारे मामलात निकलवा रहे हैं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री भी तकरीबन उन्होंने जो है वो रन करते रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और फिर पोलराइजेशन की जहाँ बात थी उस पर मैंने आपसे पूछना था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जर्नलिस्टों पर तो टैग लग चुके हैं कि ये जर्नलिस्ट मुस्लिम लीग नून के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये PTI के हैं। उसके बाद फिर जजेस पे टैग लग गए। अब अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक बनता है, बेंच बनता है, तो उस बेंच में अगर फ़लाँ जजेस हैं तो लोगों को 70 to 80% यकीन होता है कि अब ये फ़ैसला उस तरफ जाएगा। और अगर दूसरी तरफ के जजेस आ जाते हैं 2-3, तो वहाँ उस पर लोगों को पता होता है। हमने जजेस भी तकसीम कर लिए, जर्नलिस्ट भी तकसीम कर लिए, ब्यूरोक्रेट्स भी हमने अपने अपने रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून आती है तो उनका एक पूरा डॉक्टर तौकीर शाह और फवाद हसन और वो पूरा एक आ जाता है। अगर इमरान खान आएंगे तो, या पहले आए थे, तो इनका अपना एक टीम बन गई है या बन जाएगी 1, 2, 4, 6 दफ़ा में। और इसी तरह अब ख़तरनाक सूरत हाल ये बन गई है कि क्या हमने आगे चल के जर्नैल भी अपने बांट लेने हैं, क्योंकि अब जर्नैलों पे भी टैग लगना शुरू हो गए हैं कि नए आर्मी चीफ में से फ़लाँ बनेगा तो वो फ़लाँ का हमायती होगा, फ़लाँ बनेगा तो वो फ़लाँ का हमायती होगा। ये ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है? बहुत ख़तरनाक है सर। बात ये है कि वो हमारे ना लगाना वालियां गल्लां ने, तो ये तो ना चलाने वालियां गल्लां ने ना सर। ये रियासतें ऐसे नहीं चलती। रियासतें चलती हैं उसूलों पे, रियासतें चलती हैं कानून पे, रियासतें चलती हैं आइन पे। और ये नहीं होता कि आप बहाने से वो आप शेर बन जाए और अगला बकरी हो और आप उसको कहेंगे पानी क्यों पीते हो, पानी तुम्हारी तरफ से आता है। उसने कहा नहीं, मैं तो आप ऊपर की तरफ पानी, आपका पानी मेरी तरफ आ रहा है, तो उसको ये कह के आप खा जाए कि नहीं तुम मुझसे बादशाह से बहस करती हो। तो बात सारी ये है कि यार मैं बार बार यही कहूंगा कि आप उसूल बनाए, जवाबत बनाए, कवानीन बनाए, आइन बनाए। मसलन आपने बात की उमूर खारजा की, अब ये बताइए, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उमूर खारजा में यहाँ भी जो बड़े बड़े इशूज हैं, अफगानिस्तान है, यूक्रेन की जंग है, इसमें पेंटागन का अपर हैंड होता है। ठीक है, जहां भी जंग हो, उस तरह के मामला हो। लेकिन बात यह है कि अपर हैंड होता है, सारे फैसले वो नहीं करते। और फिर ये नहीं होता कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत बनी तो हमारे ISI के सरबराह काबुल जाके बैठ गए। तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बेशक आप इनडायरेक्ट जितना भी इन्फ्लुएंस रखे, जैसे यहाँ भी रखते हैं, CIA का भी बहुत इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन डायरेक्ट जो है सामने चेहरा जो है वो वहाँ वजीर खारजा का होना चाहिए था, चेहरा वहाँ प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए या किसी और वजीर का होना चाहिए था, अफगान अमूर के वजीर का होना चाहिए था। उससे आप गुफ्तगू करते।
लेकिन हमारे यहाँ देखिए ना क्या हो गया, हमारे यहाँ तो हमने अदारों की इज्जत ही नहीं रखी, सिर्फ अफराद है और जो पावरफुल आदमी होता है वो उसी की शक्ल हर जगह नजर आती है। ये तो सही नहीं है ना फैज साहब। अच्छा, एक और, आप अमेरिका में रहते हैं और इतने अरसे से आप अमेरिकन अथॉरिटीज़ को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं। अमेरिका को क्या एहसास ये हो चुका है इमरान खान को डी-सीट करने के बाद कि इमरान खान इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलर लीडर है, स्पेशली पिछले जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, और शायद इस वक्त कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि वो 6 और 7 कौमी असम्बली की सीटों से जीत के बैठा हुआ है बंदा, और असम्बली में भी नहीं जा रहा, और अभी वो लाहौर में लॉन्ग मार्च कर रहा है और कर्क में लोग उसे वोट डाल रहे हैं और वो भारी अक्सरियत से वहाँ से जीत रहा है। तो ये अमेरिका को ये एहसास है कि वो पॉपुलर है और उससे हमें बना के रखनी पड़ेगी, और वो टेमेबल है कि उसे कल तक हम अपनी 100% ना सही, कुछ ना कुछ हम अपनी मनवा सकते हैं, कुछ हम उसकी मान सकते हैं। क्या ये अवेयरनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी है, और इसका कोई आगे फ्यूचर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई उनके दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी अमेरिका इमरान खान के साथ? मैं इसको इस तरह कहूँ कि अगर इमरान खान, अगर इलेक्शन होते हैं जी और इमरान खान जीत जाते हैं जी, तो अमेरिका को इमरान खान के साथ काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अमरीकी जो है ना इस बात को, उनको बिल्कुल इस बात का एहसास है कि वो पॉपुलर है और इस बात का एहसास है कि वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं। और आप ये देखिए ना कि यहाँ जो आप खुद भी एनालाइज करें, अगर वो पावर में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान को इस दफा जो FATF से निकाला है, बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका ने निकाला है, ठीक है, वरना तो आप देखिए भारत आखिर तक नाराज था इस बात, ठीक है ना, और लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता अमेरिकी इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। तो आपको IMF से जो पैसे मिल रहे हैं अमेरिका की वजह से मिले हैं। आप की जो आप जो फ्यूचर में सोच रहे हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वगैरह में, उसमें देखिए अमेरिका दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो आपको उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बात सारी यह है कि इमरान खान भी इतने ही मजबूर होंगे अमेरिका के साथ काम करने पे, और अमेरिका भी इस बात को समझता है कि वो पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान की भी अमेरिका को जरूरत है। वो इसलिए है, इसलिए नहीं कि अमेरिका को उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, और इसलिए भी नहीं कि हमारे साथ कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग अमेरिका हार गया। अमेरिका में, आप भी कनाडा में रहते हैं, इन मुल्कों में इस तरह जंगों को नहीं दिखाया जाता। यहाँ देखा जाता है यार, अगर अमेरिका जितने पैसे खर्च कर रहा था, आपको पता है कि यहाँ से वो मर्सनरीज की पूरी फौज भर्ती करके यहाँ से जो इलीगल मैक्सिकन है उनको भेज के और पूरी फौज को 20 साल और रख सकते थे। बात सारी वो देखते हैं कि अब इसमें क्या मुनाफा होगा या नुकसान होगा। जो पता चलता है कि मुसलसल नुकसान होगा, 2 ट्रिलियन खर्च हो गए हैं 20 साल में, मजीद 2 ट्रिलियन खर्च करने का क्या फायदा है, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये हुआ है कि चीन, इस वक्त उनकी जो डिफेंस पॉलिसी आई, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, दोनों में उन्होंने कहा कि हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है चीन है, उसके बाद रूस है, और चीन को कंटेन करना है। और उन्होंने ये भी दोनों में मेंशन किया कि जो चीन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, उसमें हम इंडिया को मुस्तहकम करेंगे, ठीक है। लेकिन सब कुछ के बावजूद उनको एहसास हुआ कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इंडिया उस तरह का अलाई नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान था। मसलन अमेरिका ने कभी चाहे खुले बदोदा का खुलेआम ना कहा हो, लेकिन अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि इंडिया अफगानिस्तान में कुछ जिम्मेदारियां संभाले, कुछ फौज भेजे, कुछ अगर फौज नहीं तो पुलिस भेजे, कुछ इस तरह का काम करे जिसमें उनकी जिम्मेदारियां तकसीम हो। लेकिन इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अफगानिस्तान में उस वक्त तक पॉपुलर है जब तक आपके फौजियों के कदम वहां नहीं पड़ते। अगर फौजियों के कदम पड़ेंगे तो वहां आप जरीनो खार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इंडिया नहीं किया। इसी तरह चीन के बारे में भी इंडिया को उनका अंदाजा हुआ कि इंडिया एक हद तक जाएगा, चीन से जंग नहीं करेगा। तो उनको एहसास हुआ कि शतरंज की गेम में जो एक प्यादे की जो अहमियत है, वो प्यादा जो खास तौर पर जिसने शाह को फंसा रखा हो, अड़ंगा उसे लगा रखा हो, तो उसकी भी एक बड़ी अहमियत है। तो पाकिस्तान ने इंडिया को फंसा तो रखा, चाहे इंडियन माने या ना माने। तो उनको एहसास हुआ कि अगर इस सारी गेम में कि चीन के ऊपर इंडिया, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, उनसे एक प्यादा भी हट जाए तो पूरी गेम गड़बड़ हो जाएगी। तो पाकिस्तान की उस लिहाज से एक अहमियत है। फिर पाकिस्तान की ईरान से सरहद मिलती है, इंडिया से मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है, चीन से मिलती है। सेंट्रल एशिया जो है आपके 50 किलोमीटर भी नहीं है आपके बॉर्डर से। तो इन हालात में
जाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अमरीकी समझ, फिर आप न्यूक्लियर, सबसे बड़ी बात है आप न्यूक्लियर मुल्क है उनको, यानी हम ये समझते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका की फिक्र है कि हथियार को चोरी करने का, नहीं यार, हथियार की बात नहीं है। अमेरिका के लिए ज्यादा कंसर्न ये है कि आपने हजारों की तादाद में न्यूक्लियर साइंटिस्ट ट्रेन किए हैं। वो जो कॉलेज है कहूटा में, उसमें मैं जा चुका हूँ, वो बहुत ही आला पैमाने का, बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक तालीमी इदारा है। और अगर पाकिस्तानी रियासत टूट जाती है तो वो हजारों लोग इधर, उनको तो बेरोजगार हो जाएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे और उसके बाद उनसे कोई भी फायदा उठा सकता है। तो आपकी भी एक अहमियत है, आपके साथ अमेरिका काम करेगा और आप जिस तरह फंसे हुए माशी तौर पे, पाकिस्तान का कोई हुक्मरान अमेरिका को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। ये किससे कहानी, इमरान खान ने भी इशू बना लिया, साजिश हो गई, और दूसरे हर कोई ये देता है, इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि अमेरिका हमारे साथ है, अमेरिका इमरान खान के खिलाफ है, अमेरिका नवाज शरीफ के खिलाफ है, हमारे साथ है। नहीं, अमेरिका जो है ना वो एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो रेस के सब घोड़ों पे थोड़े थोड़े पैसे लगाता है और फिर जो जीतने के करीब पहुंच जाता है उससे ज्यादा पैसे लगाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और ट्रेंड जो पाकिस्तान में अभी मोस्ट रिसेंटली इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ फिर जाते हैं कि अभी इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है हॉस्पिटल से, उसमें उन्होंने, असद उमर ने कहा है जी, 3 नाम उन्होंने दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, इंटीरियर मिनिस्टर का और एक आर्मी के हाज़र सर्विस मेजर जनरल का। ये जो ट्रेंड है कि आर्मी के हाज़र सर्विस मेजर जनरल के ख़िलाफ़ अगर FIR'ें कटनी हैं, और अगर पेशावर में जिस तरह लोगों ने आज, ज़ाहिर लोग गमो गुस्सा था, लोग बाहर निकल आए प्रोटेस्ट में, और वो वहाँ कोई टैंक था, उस टैंक के ऊपर चढ़ के उसके आपने वीडियोज़ देखे होंगे, तो वो ये जो सिलसिला है ये आर्मी के ख़िलाफ़, ये कहाँ जाके रुकेगा? और अगर इसे ना रोका गया तो ये मुल्क में इमरजेंसी या बहुत आगे चल के मार्शल लॉ या इस तरह का कोई ख़तरा तो नहीं नज़र आ रहा आपको? अगर मार्शल लॉ लगा और इमरजेंसी लगी तो मजीद हालात खराब होंगे और फौज मजीद बदनाम होगी। इस वक्त जरूरत है कि दोनों तरफ के लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। जो हमारे आर्मी चीफ है उनको ये बात सिर्फ जुबानी बयानात से नहीं, अमली इक़दाम से ये बात साबित करनी चाहिए कि वो जा रहे हैं, वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। मसलन जो होते हैं फेयरवेल डिनर, मिलना मिलाना, वो शुरू कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। और 30 को उन्होंने जाना है, अगर मुल्क के किसी दबाव के तहत नहीं, मुल्क के हालात सुधारने के लिए 10 दिन पहले चले जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उसको इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं बना चाहिए। और अगर नहीं भी जाते तो मिल के बैठे ताकि मुलाकात हो, खुलेआम हो, रातों को खुशी मुलाकात नहीं, मुलाकात हो, बातचीत हो, उसमें तय पाए। ये बात। दूसरी बात है कि आप भी कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहिए, तो आइन के मुताबिक इलेक्शन में झगड़ा है वो सिर्फ चंद महीनों का है, बरसों का नहीं है। अगर आपने आइन के मुताबिक सब कुछ करना है तो आप उसको 1-2 साल के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको इलेक्शन चंद महीनों में करना है। कुछ अगर आप मार्च में नहीं करें, जुलाई में कर लें, अक्टूबर में कर लें, एक बीच की डेट जिसमें देखे ना, आपको इमरान को भी फेस सेव देनी पड़ेगी, वरना वो अहमक बन जाएगा कि तुमने इतना तमाशा किया, इतना एहतजाज किया और उनकी डेट मांग के बैठ गए। और इमरान को भी, हुकूमत को भी कुछ फेस सेविंग करनी पड़ेगी, कि वरना वही बात बनेगी भाई तुम तो 100% तुम शिकस्त के कोलैप्स कर गए। तो आपको करना हो, आप थोड़ा जो है इनको दें, थोड़ा उनको दें, दोनों को मिलजुल के बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना मसाइल बहुत खराब हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक अर्ली आप बात करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट की, उस पर तो बात हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त रेस में शायद नंबर 1 पे जा रहे हैं और जनरल अजहर अब्बास शायद नंबर 2 पे होंगे। लेकिन आसिम मुनीर की रिटायरमेंट डेट आ रही है 27 नवंबर को। अगर वो उससे पहले आर्मी चीफ नहीं बनते तो उनकी एज में वो जो 2-3 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिलनी है वो नहीं मिलनी। और अगर 29 तक नहीं, बाजवा साहब पहले नहीं जाते तो फिर आसिम मुनीर साहब तो लिस्ट में से गए, और उनके ब्लू आइड बॉयज़ में से एक आसिम मुनीर हैं और दूसरे अजहर अब्बास हैं। चलें, जो भी हो, ये हमारे लोग, आम आदमी ये क्यों नहीं सोचते कि नया आर्मी चीफ कोई भी हो, XYZ हो, जो भी 5-6-7 नाम हैं उनमें से कोई भी आएगा, तो वो पिछले आर्मी चीफ का या पिछली आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन का बैगेज उठा के क्यों फिरेगा? वो अपनी क्लीन स्लेट क्यों नहीं स्टार्ट करेगा? वो क्यों नहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपने नीट क्लीन ताल्लुकात रखेगा? वो क्यों बैगेज उठाएगा पिछले बंदे का? आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं, आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। पहली बात तो ये कि अर्ली रिटायरमेंट क्या हुई, अब तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया है ना जी। तो
अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया तो रिटायरमेंट होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन पहले चले जाएं। अगर आप 10 दिन पहले नहीं जाना चाहते तो प्रोसेस तो शुरू करा दें। बिल्कुल सही। और प्रोसेस शुरू कराने का तरीका ये, जैसे मैंने बताया कि आप मुलाकातें शुरू कर दें, जो आप फौज के अंदर फौज से बाहर इम्प्रेशन क्रिएट करें। ये ना करें कि मतलब देखिए ना, आप अमेरिका आ रहे हैं दौरे पे, फुल ऑनर्स ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उससे इम्प्रेशन ये लगता है कि अभी आप अगले 6 साल और बैठे हुए कहीं नहीं जा रहे। तो आप ऐसे इम्प्रेशन क्रिएट करें कि आप 6 साल नहीं बैठे, अब आप जाने को पूरी तरह तैयार हैं। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अगर अपने सगे भाई को भी बना दें तो ये जो आने वाला होगा वो आपका बैगेज लेके कोई नहीं टुरेगा। उसने क्यों लेगा, अपने सर पे इतना बोझ उठा के क्यों चलेगा, वो उसे जान छुड़ाएगा। देखिए जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि कियानी जो है वो ये बैगेज लेके उनका और वो रहेगा। वो कहते थे कि मेरी आर्मी है, मेरी फौज नहीं, किसी की फौज नहीं होती, जाने वाले की फौज नहीं होती। इसी तरह राहिल शरीफ साहब को भी ये थे कि राहिल शरीफ डॉक्ट्राइन जो है वो ऐसा मजबूत है और ऐसा है, ये है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं होता। तो कोई वजह नजर नहीं आती, चाहे आप अपने, ठीक है आपने 12-14 जनरल लगा दिए, अपने जनरल्स जो कि कर्नल होंगे जब आप जनरल बने होंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल, और जब आप चीफ बनेंगे वो ब्रिगेडियर्स होंगे, लेकिन वो भी कभी 100% आपकी बात नहीं मानेंगे। कोई भी किसी का बोझ उठा के नहीं चलना चाहता। फायदा जिसमें हो वो काम लेके चलना। अगर आपने ऐसी इस्लाहात की जिससे उसको उसके लिए प्लस पॉइंट है उसको लेके चलेगा, जो माइनस पॉइंट है उसको कोई लेके नहीं चलता। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपका प्रोग्राम में शरीक होने का। आइंदा भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी और मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना। जैसा कि आपको वक्फे पे जाने से पहले बताया था कि जब वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे नॉर्थ अमेरिका के हम तमाम सहाफ़ियों पत्रकारों के मोस्ट सीनियर तरीन सहाफ़ी और हमारे बहुत से उस्तादों के उस्ताद जनाब अज़ीम एम मियाँ साहब जियो और जंग को रिप्रेजेंट करते हैं। गुज़श्ता तकरीबन 40-45 ईयर्स से यहाँ सर्व कर रहे हैं पाकिस्तानी नेशन को। ओवरसीज़ हमारे जितने भी पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी टेलीविज़न चैनल के हों, चाहे अखबारात के हों, शायद ही कोई जर्नलिस्ट मियाँ साहब से ज़्यादा सीनियर हो और शायद ही ज़्यादा बेहतर उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट किया हो। अभी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वहाँ जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और जिस तरह सियासी कशीदगी बढ़ चुकी है, उस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। स्पेशली DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी पड़ी, उसके बाद की सूरत हाल, और आज जो इमरान खान पे हमला हुआ है, कातलाना हमला, उसके बाद की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए अज़ीम एम मियाँ साहब से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी मुझे नॉर्थ अमेरिका में नहीं दस्तयाब हुए। मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कनाडा तशरीफ़ लाए हुए हैं। पहले तो उन्हें वेलकम करेंगे। वेलकम मियाँ साहब, जनाब कनाडा आप तशरीफ़ लाए। जी बड़ी मेहरबानी वलाना साहब, बेहद शुक्रिया। मानानम के मंदानम, मैं आपके भाइयों में से एक भाई हूँ, जरा उम्र में बड़ा हूँ, वरना ये नहीं माशाल्लाह आप लोग खुद भी जो खिदमत कर रहे हैं जी, वो मतलब है कि आप मतलब कि हम सबको पता है कि सहावत में जो खिदमत हो रही है संजीदगी के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो संजीदा सहावत है वो अपनी जगह, बाकी जो लोगों आवाम को जो है शिकायत जो है वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी बात सहाफी जो है बड़ी संजीदगी से ये काम करते हैं और उसके लिए मतलब कि जी मुझे बड़ी खुशी होती है कि पीछे हमारे जो है वो कोई नहीं, हमारे पास अंधेरा नहीं उजाला है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये जो आज ताज़ा तरीन इमरान खान के काफ़िले पे लॉन्ग मार्च उनका जो वहाँ से लाहौर से वो चले थे, पहले तो वो पाएँ चल रहे थे, लेकिन आज जो काम हो गया, ये आपने इसे कब सुना, किस तरह सुना और आप इसे किस तरह देखते हैं, ये हुआ क्या है? सर ये बड़ी बहुत ही खतरनाक मतलब है कि सर इसको मैं बड़ी इसकी खतरनाकियां जो है मुझे डरा रही हैं, इसलिए कि देखिए हमारा जो है सियासतदानों से नहीं, मेरा जो है वो मेरा अपनी मिट्टी से है जी। मेरी शनाख्त मेरी मिट्टी है, मेरी शनाख्त कोई शख्सियत नहीं है, बिल्कुल, चाहे वो इक़्तिदार से महरूम शख्सियत हो
चाहे वो इक़्तिदार में बैठी हुई शख्सियत हो जी। हमारा शख्सियात जो है ये आनी जानी चीजें हैं और सियासी नजरियात भी आने जाने रहे हैं। जो है वो है अपना मट्टी की जो इंटेग्रिटी है जी, वो सबसे हमारे लिए वही है और शनाख्त भी हमारी जो है वो बतौर पाकिस्तानी की है। बिल्कुल बाकी सारी शनाख्तें बात की हैं जो है तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे रुझानात नहीं, ये खतरनाक रुझानात है। और इसके ऊपर जो है दिल बड़ा अफसोसदा इसलिए है कि इसमें किसी को जिम्मेदार भी मतलब ठहराना, ये जो कुछ भी है कि किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए दस्ताने दोनों तरफ से जो मुताहिद पार्टियां हैं जी, वो हर एक अपने आप को जस्टिफाई और वतन की खिदमत करने वाला समझ रहा है। दावा यही किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ मैदान में हो रहा है और जो कुछ वाकयात हो रहे हैं ये पाकिस्तान की शनाख्त जो है और पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, ये पाकिस्तान की डिससर्विस है। और ये डिससर्विस ही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं वो इसके ऊपर बगले बजा रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें कौन सा वतन पाकिस्तानी है कि जो भी ये कहेगा जो कुछ हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, ये इंतहाई गलत हो रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत भी खराब है, पाकिस्तान का मुआशरा जो है उसमें भी मतलब है कि गलत ट्रेंड पैदा किए गए हैं और पैदा हो चुके हैं। उससे आप अंदाजा कर लें कि आपकी सहावत जो है वो पोलराइज्ड है, आपकी सोसाइटी पोलराइज्ड है, आपके मतलब पॉलिटिशियन पोलराइज्ड है, आपके इलाके पोलराइज्ड है। तो जब इस किस्म की तकसीम और पोलराइजेशन होता है तो वो किसी कौम के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी मुल्क के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता, वो नुकसानदेह होता है। अच्छा मियाँ साहब, ये जहाँ तक पोलराइजेशन की बात है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इस तरह है कि पहले हमने जर्नलिस्टों को तकसीम किया, अब हमारे यहाँ दोनों ग्रुपों के हज़ब इक़्तिदार और हज़ब इख्तलाफ के जर्नलिस्टों की बाकायदा टीमें हैं। जर्नलिस्ट टेलीविज़न चैनल पे स्क्रीन पे आता है तो आपको पता होता है कि ये फ़लाँ ग्रुप का है, ये प्रो मुस्लिम लीग है, ये प्रो PTI है, ये प्रो पीपल्स पार्टी है। हमने अपने अपने जर्नलिस्ट बांट लिए हैं। फिर उससे आगे बात बढ़ी तो हमने अदलिया के जजेस, वहाँ जब कोई केस लगता है और जो ही बेंच बनता है और उसमें पता होता है कि उस बेंच में फ़लाँ बंदे होंगे तो लोगों को बहुत 80% लोगों को यकीन होता है कि फ़ैसला ये होगा। और अगर दूसरे बेंच के पास बेंच दूसरा बन जाए तो लोग कहते हैं अब फैसला ये होगा। हमने जजेस भी तकसीम कर लिए, ये भी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर ब्यूरोक्रेट हमने तकसीम कर लिए। ब्यूरोक्रेट्स बाकायदा जत्थे हैं दोनों मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कि वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो फौरी तौर पर पहले सबको रिमूव कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न और अपने ले आते हैं सारे ब्यूरोक्रेट और अपने अहम ओहदों पे अपने बंदे लगाते हैं। और वो जब जाते हैं तो वो उनको OSD लगा देते हैं। ब्यूरोक्रेट बांट लिए, जजेस बांट लिए, जर्नलिस्ट बांट लिए। और अब अफसोसनाक सूरत हाल ये बन गई है कि हमने आर्मी के जर्नैल भी बांटना शुरू कर दिए हैं। अब हमारे आर्मी के मेन जो लिस्ट में 3, 4, 6 जर्नैल हैं उनमें से बाकायदा मार्क हुए हुए हैं कि फ़लाँ जर्नल फ़लाँ का पसंदीदा है और फ़लाँ जर्नल फ़लाँ का पसंदीदा है। ये क्या रुझान, हम किस तरफ जा रहे हैं? सर गवर्नमेंट के जो होते हैं ना पिलर्स, वो 4 यही होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, समझे ना जी। ये जो है आप ये देख लीजिए कि इनकी सबकी तकसीम है। पार्लियामेंट बटी हुई है ना, मजाक बन गई है ना पार्लियामेंट। बिल्कुल सही। एक पार्टी अंदर है, एक पार्टी बाहर है जी, ठीक है जी। इसी तरह से आप इंतजामिया में जैसे अब आपने फरमाया बिल्कुल इंतजामिया भी बटी हुई है। तो फिर मुल्क का निजाम जो है वो किस तरह चलेगा? मुल्क के निजाम चलाने के लिए जो है यही चीजें होती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जुडिशरी होती है, समझे, ये चीज जो और ये आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं जी। और लेकिन अच्छा फिर उसके बाद जो है और ये सारा खेल जो है अवाम के नाम पर हो रहा है, ये आलमी साजिशों के नतीजे में सर जो कुछ भी हो रहा है मेरा ये यकीन है। एक तो ये होता है ना कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आमतौर से हर बंदा यकीन कर लेता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन बात तो ये है कि कॉन्स्पिरेसी जो करने वाले हैं उनको जब तक पाकिस्तान के अंदर से हवा नहीं मिलती कुछ नहीं होता। जब पाकिस्तान के अंदर से हवा मिलती है तो फिर ये भी है, तख्ते भी उल्टे जाते हैं, फांसियां भी लग जाती हैं, मार्शल्ला भी लग जाते हैं, जमहूरियत भी आ जाती है। जो चीजें जो है अगर वो आलमी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है तो वो फिर देखिए इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की शनाख्त से, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी से इनमें से किसी को मतलब जो मुतहर्रिक पार्टियां इनको में से किसी को मोहब्बत नहीं, इनको सिर्फ मोहब्बत है तो वो इक़्तिदार की कुर्सी या इक़्तिदार या नफरत है तो इक़्तिदार से महरूमी की नफरत है। बिल्कुल ये जो चीजें हैं ना इतनी हद तक अगर लिमिटेड है इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा जो देखिए आप
सबसे ज्यादा सहाबी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब आप ये मुझे बताइए कि ठीक है, अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ इंतहाई काबिल मजम्मत हुआ, लेकिन उस खातून के साथ जो पहिए के नीचे आई है, किसी ने मतलब कि किसी ने इस बात पर यानी सिर्फ क्या एक दिन का अफसोस, एक इंसान की मौत पर सिर्फ एक दिन का अफसोस काफी है। बिल्कुल सर जी। यानी और ये नहीं, वो दौड़ रही है, खबर के लिए दौड़ रही है, खबर के लिए दौड़ रही है। आप ये देखिए, खबर के लिए वो दौड़ रही है, बच्चे पाल रही है जी। ये भी एक इंसान, ठीक है। और वो जनाब लिया गया 4 आदमी, 4 हादसा तो आपके मतलब है कि इससे हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च लाहौर से चला है और वजीराबाद पहुंचने तक 4 डेथ्स हो चुकी हैं। का कोई जिक्र नहीं कर रहा जी बनाना साहब कि आम आदमी की मौत का कोई जिक्र नहीं है जी। वो कुर्बान होने और मरने के लिए बंदे के पीछे रह गए। ये तरीका ठीक नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि इक़्तिदार तो उस वक्त मिलेगा कि जब मुल्क जो है वो इंटेग्रिटी के साथ मौजूद होगा। बिल्कुल। खुदा न खास्ता इसमें जो है ये आपको बताऊं कि जो ईस्ट पाकिस्तान का हुआ, मैं उस नस्ल में से हूँ जिसने ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को जुदा होते हुए देखा है जी। उस वक्त के प्रोपेगेंडे को मैंने देखा है जी। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके दोनों कैरेक्टर्स जी, बल्कि तीनों कैरेक्टर्स जो फौजी जर्नैल उस वक्त पावर में थे, जिसमें असद उमर के वालिद साहब भी शामिल हैं, उन सब से बिलमुशाफा उनके साथ बातें की हैं। शेख मुजीब जो है ऑटवा में आपके आए थे, यहाँ पर यानी बांग्लादेश के बानी होने की वजह से वो यहाँ पर आए हुए थे कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, यहाँ उनसे मुलाकात हुई। भुट्टो साहब की उनके साथ इस मामले पर मुझे गुफ्तगू करने का है। तो मेरे एक अपने ओपिनियन है, लोग बस अपने तौर से अपने जज्बात के हिसाब से चलते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक दफा फिर मेरे मुल्क को बांटने की साजिश चल रही है और ये जो है अकल के नाखुन ने ईस्ट पाकिस्तान आपका चला गया और वो जो है जिस तरह से गवाया गया उसके अंदर भी यही पोलराइजेशन थी, यही चीजें थी और यही इसी तरह से इंसानों का और मुसलमानों का खून वहां भी हुआ है। तो खुदा के लिए इस मसला जो है पाकिस्तान के जो आम आदमी है उसको कता नजर इसके कि उसकी पॉलिटिकल सोच क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले अब इस वक्त मुझे वो वक्त आ गया है कि जिस वक्त उसको आगे आकर पहले पाकिस्तान की जो शनाख्त और पाकिस्तान का जो जोग्राफिया और पाकिस्तान का जो मुआशरा है इसको मजबूत करना है। बाकी जो है सियासी राइवलरियां, सियासी जानिबदारी जो है ये उसके बाद है। मुल्क रहेगा, मुल्क मजबूत होगा, मुआशरा बेहतर होगा तो फिर सारी सियासी जानिबदारियां और बरतरफियां और इक़्तिदार की कुर्सियां सब चलती रहेंगी। मियां साहब देखिए ईस्ट पाकिस्तान हाथ से गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मियां साहब आप माशाल्लाह इतने अरसे से यूएन को कवर कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन एक ऐसा हमारा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 194 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव और टॉप रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वहाँ अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप वहाँ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप अमेरिका को भी बहुत बेहतर समझते हैं, इतने अरसे से आप अमेरिका को रिपोर्ट कर रहे हैं यूएस से। और आपने साजिश की बात की कि अगर कोई इंटरनेशनल साजिश होती है और आलमी साजिशें छोटी मोटी होती हैं और हमारे कंट्री की इम्पॉर्टेंस जोग्राफियाई अहमियत जो है अपनी एक डेमोग्राफिक इम्पॉर्टेंस है उसकी वजह से होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पोलराइजेशन हमारी इंतहा पे पहुंच चुकी है ये भी कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमारे अगेंस्ट और हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं अननोइंगली या नोइंगली? उसका हिस्सा नहीं बने हुए बल्कि हमारे यहाँ से उसके पाम टूल बने हुए हैं, उसके खर्चे बने हुए हैं, उनके मतलब है कि आइडियाज की तामीलें हम मतलब के करने में लगे हुए हैं। ये नहीं बल्कि मैं आज ही की आपको बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर अकबर ख्वाजा साहब, ये हमारे नजीम खान साहब जो यहाँ से वो पाकिस्तान टाइम्स निकालते हैं, वो हम लोग बैठे हुए थे तो उस वक्त मैंने ईमेल लिखकर स्टेट डिपार्टमेंट को 2:39 पे भेजी थी। 4:21 पर टोनी ब्लिंकन साहब का मैसेज जो है वो आया है पाकिस्तान के इस वाक़े के ऊपर। आप उसके बैनुसुतूर पढ़िए और उसके बाद में गौर से उसको पढ़ें और उसके बाद उसके मुज़मरात देखिए खुदा के लिए कि भी देखिए कि ये यानी इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, वो उनकी स्टेटमेंट में अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, अमेरिका कहता है कि जी हम पाकिस्तान को एक जमहूरी और पुरअमन मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। अगर आप जमहूरी के तौर पर देखना चाहते हैं तो क्या हमारे यहाँ जमहूरियत है और उसको ही आप सपोर्ट कर रहे हैं? और अगर इमरान खान रिजीम चेंज की साजिश की बात करता है तो क्या अमेरिका वाकई हमें जमहूरियत मुल्क के तौर पर देखना चाहता है? और जहां तक पुरअमन की बात है तो पुरअमन के हवाले से वो हमारी क्या सपोर्ट कर रहे हैं?
आपने ये जो सवाल उठाया, मैं अब आपसे अर्ज करूं कि आप ऐसा देख लें कि पाकिस्तान में जो है, जो जिस तरह ट्रंप वर्सेस बाइडेन की पोलराइजेशन चल रही है, उन्हीं खतूत के ऊपर जो है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त चल रही है। ये मुमासलत कैसे है? एक डेवलप्ड जमहूरी मुआशरा है, उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी होती है। जैसे आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, उसके शॉक ऑब्जर्वर्स बड़े होते हैं। अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निजाम है, ये इस किस्म के सदमात ले सकता है कि ट्रंप बाइडेन पॉलिटिक्स के। हमारे यहाँ हम छोटा मुल्क है, हमारी मैशत ठीक नहीं है, हमें अभी जमहूरियत की तरफ हमारा सफर जो है मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन हम वो तजर्बात कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। कोई ट्रंप को कॉपी कर रहा है तो कोई मतलब के बाइडेन की तरह गैर मुमकिन हो रहा है। ये जो चीजें हैं ना इंतजार की, ये अमेरिका जैसे जमहूरी जो बड़े मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा मुल्क, मेरी जो वतन की मिट्टी है, वो सिर्फ 1100 माइल के मतलब के उस पर पेशावर और इससे आगे के जो इलाके हैं, वहां से लेकर कराची तक है। एक रियासत टेक्सास के बराबर मेरा है, और जहाँ गुर्बत भी है और नाख्वानगी भी है, जहाँ लोगों को जिंदा रहने के मसाइल मौजूद हैं। तो खुदा के लिए इस किस्म के तजर्बे जो हैं, ट्रंप और बाइडेन पॉलिटिक्स के जो तजर्बे हैं, वो हमारे यहाँ नहीं अपनाए जा सकते। और जहाँ तक बाकी रही बात साइबर की, तो असद मजीद साहब को मैंने ना सिर्फ ये कि भाई बतौर सफीर के, बल्कि उससे पहले भी उनका जो जहाँ जहाँ असाइनमेंट यूनाइटेड नेशन में इधर रहे हैं, वो मैंने देखा है। तो असद मजीद साइबर जो है, साइबर कोई ऐसी गैर मामूली चीज ही नहीं है। रोजाना हमारे पास दूसरे मुल्कों के अपना मतलब के साइबर आते हैं, दूसरे मुल्कों से हमारे पास साइबर आते हैं। इसी तरह से दूसरे ममालिक में भी उनके जो सफीर इस्लामाबाद में बैठे हैं, इसी किस्म के साइबर अपने मुल्कों में भेजते हैं। अच्छा मियां साहब, ये जो बात है ना साइफर, मैं साइफर पे बात इसलिए नहीं करता कि अब टाइम गुजर गया है साइफर पे बात करने का। साइफर सही है या गलत है, उसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। इमरान खान ने साइफर पाकिस्तानी कौम को बेच लिया है, क्योंकि साइफर के बाद रिजीम चेंज के उसके बयानिए के बाद इमरान खान ने 70 to 75% ज़िमनी इलेक्शन की सीटें जीती हैं। वो उसने अपना बयानिया बेच लिया है। बयानिया सही है या गलत है, इस पे हम बहस ही नहीं करते। उसने तो माइंड पाकिस्तानी कौम का बना लिया, उसने क्लेवरली बना लिया। अब वो बन गया। अब यहाँ से आगे क्या है, हमने आगे कहाँ जाना है, इससे आगे क्या होगा? बिल्कुल सही कहा। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि उसका फायदा कौन उठाता है और किसको नुकसान है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि साइबर जैसी मामूली चीज का जो इशू बना है, समझे आप, उससे मेरे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा, मैं इसी नजर से देखता हूँ। बिल्कुल कि मेरे मुल्क को जो, क्योंकि मेरी जो है, मेरी कमिटमेंट और मेरी पसंदीदगी जो है वो मुल्क की है। मेरी पसंदीदगी ना इमरान खान की है ना नवाज शरीफ की है। मेरी पसंदीदगी इंसान नहीं है, मेरी यहाँ शख्सियात नहीं है। मेरी पसंदीदगी और मेरा जो लगाव है वो उस मिट्टी में जहाँ 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और उनको जिंदगी के मसाइल हैं, उनको हमने वो चीजें नहीं दी हैं जो उनका हक बनता है। हमने तो उन्हें हक से महरूम कर रखा। लेकिन मियां साहब, मेरा मकसद कहने का ये था कि साइफर स्टेटमेंट जो है, मैंने जो कि ये डिप्लोमेसी बहुत कवर की है, उस लिहाज से मुझे पता है कि साइफर मैसेज भेजना मामूल का काम है। मेरी चैट लू जो है, उनके असिस्ट जो नेक्स्ट इन कमांड उनके थे, उनसे मेरी वाशिंगटन में बात भी हुई है। और मैंने मतलब ये नहीं, उसको डोनाल्ड लू को जो है इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भी भेजी। वो नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी है, लेकिन उनके नीचे जिन लोगों से मेरी बातें हुई हैं उसमें भी मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी चीज है। लेकिन ठीक है, साइबर हो गया वो, साइबर ये नहीं। उन्होंने बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान ने अवाम को बावर करा दिया कि भाई साइबर मैसेज जो है उसमें नजरिया साजिश है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर है, जो भी है, या वाकई साजिश है, जो भी उनका मौक़िफ़ है वो उनका मौक़िफ़ है। कहने का मतलब ये कि ये है, लेकिन हकीकत ये है कि इस चीज में भी मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, मैं उस हवाले से। लेकिन मियां साहब, मेरा और आपका मसला ये है कि हम अगर साइफर को ठीक कहेंगे तो फिर भी 50% पाकिस्तान के लोग हमें गालियां दे रहे होंगे। अगर हम साइफर को गलत कहेंगे फिर भी 50% पॉपुलेशन पाकिस्तान की हमें गालियां दे रही होगी। हमें इन चीज़ों से कतई नज़र बात ये करनी चाहिए कि हमारे यहाँ बयानिया सियासतदान बेचे जा रहे हैं। मुझे और आपको उस वतन से, उस मिट्टी से और उस मिट्टी के बासियों से हमें मोहब्बत है, लेकिन उनको तो उनके साथ तो खेला जा रहा है कुर्सी की खातिर। फॉर एग्जाम्पल, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, सगे भाई की हुकूमत है और वो पाकिस्तान को मतलूब हैं,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे जाके मिलते हैं, दो जानू होके बैठते हैं, खुद ही नहीं पूरी कैबिनेट उनके सामने हाथ बांध के बैठी होती है। हुकूमत पाकिस्तान को जो मतलूब शख्स है वो हुकूमत पाकिस्तान को अपने पास तलब करता है। ये हमारी हकीकत है। अब हम किसको सच्चा माने, किसको झूठा माने? एक तरफ हमारे रिजीम चेंज का बयानिया एक बंदा बेच रहा है, दूसरा बंदा जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब है, और जब उसका दिल करता है हुकूमत पाकिस्तान को अपने पास तलब कर लेता है। हम किस दुनिया को मुंह दिखाएं, हम क्या बताएं, हम किस मुल्क में रहते हैं, वहाँ कैसी जमहूरियत है और क्या कानूनियत है, वहाँ कानून का एहतराम है। ये हमारी सिचुएशन है। अमेरिका वाले अगर बयान देते हैं, टोनी ब्लिंकन, तो वो बयान की हद तक ठीक है, लेकिन हमें भी तो अपने गिरेबान में देखना होगा ना, हम किसको अपना जिम्मेदार समझें। जी आई एग्री विद यू। आजकल तो खैर मुल्क का सहाफी चाहे वो यानी पोलराइजेशन के बाद चाहे इस तरफ बैठा हो या उस तरफ बैठा हो, दोनों इसलिए डिसएडवांटेज में है कि उनके मुकद्दर में तो खामखा की मतलब है कि आजकल जो है वो गालियां मतलब है लिखी गई हैं। वो उधर वालों को लिफाफा समझते हैं, वो इधर वालों को लिफाफा समझते हैं, कोई एक दूसरे को दयानतदार नहीं। और ये वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इधर की बात करें तो तब भी गाली है, उधर की बात करें तो तब भी लानतान है, दोनों चीजें हैं। लेकिन मेरी फरियाद जो है वो ये है कि हमें अकल के नाखून लेकर डैमेज असेसमेंट तो करना चाहिए कि भाई ये मतलब कि मुल्क को क्या डैमेज पहुंच रहा है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अच्छा मियां साहब, आखिरी ये जो है खाम ख्यालियों से निकल के रियलिटीज ऑन द ग्राउंड का असेसमेंट खुदा के लिए करें और जमीर को सामने रखकर मसरत उसको बात करें। आखिरी ये कोई तरीका नहीं है मियां साहब, आखिरी इस तरफ आप किसी भी जानबदारी के जो है इस तरफ या उस तरफ आप जानबदारी का ढेर लगा दें, ये फिर सहाफत नहीं है। और नतीजा उसका ये है कि सहाफत को जितना डैमेज इस सारी सियासत ने पहुंचाया किसी और को पहुंचाया नहीं। सबसे ज्यादा इस थैंकलेस जो है प्रोफेशन और बदनाम प्रोफेशन जो है वो सहाफत को बना दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे मैं सही कह रहा हूँ। और ये नहीं है उसमें वजह, यानी जो भी बना रहे हैं चाहे वो इधर वाले हों या उधर वाले हों, दोनों तरफ से जो है सब्सटेंस नहीं है, जज्बात ही जज्बात हैं। क्यों कि जो मतलब है कि जो इस वक्त मतलब हुकूमत है जो उसके हामी है, जब आप खान साहब की अवामी मकबूलियत की बात करें तो उनको बुरा लगता है, वो उसको साहबी को कहते हैं तुम उधर की हो। जो उधर की बात करे या बैलेंस की बात करे, भाई हुकूमत कैसे फिर चलेगी, मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, ये चार ऑर्गन है जब समझे ना, अदलिया, इंतजामिया वगैरह, ये चार इसके जो ऑर्गन पाए जाते हैं उनको खुदा के लिए काम करने से मुल्क का इंतजाम रखना है, अमन अमान रखना है। आप ये मुझे बताइए कि अमन अमान कहाँ से आएगा? पुलिस का मोराल अब क्या रह गया? बिल्कुल, तो पुलिस का आपने मोराल छोड़ा है? नहीं। पुलिस यही आपकी है ना, सिविल सिक्योरिटी। उन्हें हम जाती मुलाजिम के तौर पर मोराल रह गया है। ये क्यों हमने खराब किया है? फौज का मोराल है, अपना पुलिस का मोराल है, अवाम का मोराल है? नहीं, अवाम भी डरती भी है और तरफदारियां हैं, अवाम बटी हुई है हमारी। यानी ना हुकूमत 22 करोड़ की नुमाइंदा है और ना ही मतलब है कि ये इधर आपके जो है ये सब कहते हैं जी 22 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। भाई 22 करोड़ की नुमाइंदगी आप कैसे कर रहे हैं? 2 करोड़ 2.5 करोड़ से बनाना साहब, आपको पता है कि कभी ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में वोट नहीं पड़े। बिल्कुल सही, ठीक है। जब वोट नहीं पड़े हैं, जो भी आता है वो कहता है जी मैं तो 22 करोड़ का नुमाइंदा हूँ, और हम मान लेते हैं चलो भी जमहूरी तरीके से आया है। लेकिन ये कि ये नारों के ऊपर हमने और इन सारी चीजों के ऊपर हमने मतलब है जो मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है अपने इख्तिदार की ख्वाहिश और लालच में, जाती इख्तिदार की ख्वाहिश और लालच में, इसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा और इंसानों को भी, हम आम आदमियों को जो है अपने अपने शऊर, अपने अपने जज्बात के एतबार से उसका रिएक्ट। मियां साहब आपने इतना अरसा देखा, अपनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम शायद आपने देखा होगा कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो शायद इटालियन कहावत है कि जब बादशाह को अपनी न्याम से तलवार निकालनी पड़े तो इसका मतलब है कि बात ख़त्म हो चुकी है, कि अब बात बादशाह तक पहुंच चुकी है। तो हम तो अपने DGISI को बादशाह समझते थे और हम समझते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर ISI के चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करनी पड़ रही है तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई अच्छी बात है? बुलाना साहब, इसमें मेरा मतलब है कि जो है वो जरा सा मुख्तलिफ है आपके मौक़िफ़, और वो ये है कि देखिए मुल्क के जो भी अदारे हैं, मैं खुद मतलब है कि मार्शल्लाह का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं रहा हूँ। जो मैंने इसके लिए जिन मसाइल का सामना बतौर जर्नलिस्ट की किया है, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है
जी, समझे। और ना मैं गिनाता हूँ कि अभी मैंने ये कुर्बानी दी है या वो किया है। जियाउल हक के जमाने में मेरा हर जगह बैन था आना जाना, जी, ठीक है, लेकिन मैंने फेस इसलिए किया कि मेरा जमीर कहता था कि मुल्क का मफाद इसमें है, मैं वो नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस बात का तलाश किया जाए कि आखिर उसको बाहर आके वजाहत के इस कटहरे में क्यों बैठना पड़ा। देखिए वो फिर भी वर्दी के साथ नहीं आया, सिविल ड्रेस में आया है, और आप देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बता रही है कि भाई वो अंडर प्रेशर आए हैं। और ये आपको भी पता है कि फौज के खिलाफ जो है वो कितना इनका मतलब है कि इस वक्त जो है जो जज्बात और क्रिटिसिज्म पाया जा रहा है। फिर इंडियन मीडिया जो है, सोशल मीडिया, वो उसके ऊपर जलती तेल का तेल काम कर रहा है। बाज ऐसी लाइनें आ गई हैं कि जहां पर पाकिस्तान में जायज एहतजाज करने वाला, फौज पर जायज तनकीद करने वाला, और इंडिया का मतलब है नाजायज और मुखालिफाना तनकीद करने वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। कहते हैं कि जी दुश्मन जब जिस चीज की तारीफ कर रहा हो तो उसके बारे में 10 दफा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। दोस्त अगर मतलब तारीफ कर रहा है तो 2 दफा सोचो, पहले ये तय करो कि दोस्त है तुम्हारा क्या नहीं है। ठीक है, हम तो घर में बच्चा अगर कोई नाफरमान निकलता है या चीज करता है तो हम तो उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। जी, आप फौज की तनकीद जितनी सहाफियों ने की है किसी और ने की है? नहीं, किसी ने नहीं की। ठीक है, जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो कुर्बानियां किसने दी है मार्शल के लिए? सहाफियों ने। और उसमें वो भी सहाफी शामिल है जो आज जो है या तो पीटीआई की मतलब है कि जो है उसके तासुब का शिकार है, या फिर वो हुकूमत के तासुब का शिकार है। बिल्कुल। तो खुदाबंदा तेरे ये सादा लौ बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। तो मुझे तो अपने मुल्क से सर मेरा कंसर्न जो है मेरे मुल्क से बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं है कि जिसको इख्तियार मिलता है और कौन इख्तियार से महरूम रहता है। दिस इज ए सेकेंडरी थिंग, इट्स ए मैटर ऑफ माई कंसर्न, लेकिन दिस इज ए सेकेंडरी थिंग टू मी। बहुत शुक्रिया। जो है मेरा वो जनाब मुल्क है, मुल्क के लिए, और मैं पाकिस्तानी जो आपकी कम्युनिटी जो आपके नाज़रीन हैं उनसे भी यही कहूंगा कि उन आइडियाज के साथ सामने आए कि जिसमें मुल्क का मफाद हो, सियासी जानिबदारी या सियासी ख्यालात जो भी हैं, जिसके साथ भी आप हैं वो आप बिल्कुल रखें, लेकिन उनको हर चीज पे मुकद्दम ना रखें। जैसे कि इस माहौल है कि हर चीज के ऊपर मुकद्दम ना रखें, उससे वो जो है उसको आप पाकिस्तान के जोग्राफी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की और मुआशरे में जो है मतलब है कि मुआशरे में फैलता हुआ जो पोलराइजेशन है, इसको ठीक करने के तनाजुर के अंदर आपको जो कुछ कहना और करना है प्लीज आप करें, लेकिन ये दोनों चीजें जो है ना, पाकिस्तान का जोग्राफी और सलामती, उसको दाव पे ना लगाएं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू। वेरी गुड। आपसे आइंदा भी बात होती है। हमारी सोसाइटी का और स्पेशली हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का मसला ये है कि इस वक्त यूट्यूब के चक्कर्स में हम में से बहुत सारे लोग अपनी जर्नलिज्म को छोड़ के यूट्यूबर बन चुके हैं और फिर वीलॉगर्स, और वहाँ उन्हें जूसी थंबनेल्स लगाने होते हैं और जूसी बातें करनी होती हैं। इस दौरान वो भूल जाते हैं कि उनका एक नाम भी है, एक चेहरा भी है, एक पहचान भी है, और ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया की कोई इज़्ज़त भी है। अगर आपने इन चंद डॉलरों की खातर अपने आम से वीलॉगर जो इस तरह घर से उठ के कैमरा ऑन करके शुरू कर देते हैं, उनकी रेस में लगना है और अपना नाम, अपनी तरबियत और अपना जो एक क्रीडेंशियल्स थे आपके और एक आपकी इज़्ज़त थी, उसको आपने इन डॉलरों की खातर ज़ाया करना है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर हम आपको ऑफिशियली हमें कहना पड़ेगा कि आपका जर्नलिज्म से कोई तल्लक नहीं है, यू आर जस्ट अ यूट्यूबर और यू आर जस्ट अ वीलॉगर। तो फिर आप हमें खुद को अलग कर लें हमसे। अगर आपने अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहलवाना है और अगर आपने DGISI के सामने ये कंप्लेंट्स भी करनी है कि फ़लाँ हमें लिफाफा कहता है और फ़लाँ हमें कुछ और किसी और नाम से पुकारता है, अगर आपने अपनी इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रखना है तो फिर प्लीज़ बात करते हुए मुतवाज़न गुफ्तगू करें। हमें हक़ाइक़ को देखना होगा। और अनवर इकबाल साहब ने जिस तरह कहा कि अमेरिका इस तरह नहीं देखता कि अगर वो आज एक के साथ है तो वो फॉरएवर एक के साथ है, नहीं, वो पॉपुलर लीडर को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और ये भी देखते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है। अगर पाकिस्तान की पब्लिक इस वक्त इमरान खान की तरफ देख रही है तो ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इमरान खान की तरफ ना देख रहा हो। और अगर इमरान खान को ये पता है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की अपनी जगह, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है और अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस है उसकी भी अपनी एक अहमियत है, इसलिए इमरान खान को भी अमेरिका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए, खुशगवार और अच्छे ताल्लुकात के लिए हाथ बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो सेंटीमेंट हमारी पाकिस्तानी और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो पाया जाता है कि शायद ये रिजीम चेंज वाला बयानिया जो है इमरान खान का 100% दुरुस्त है, अगर 100% दुरुस्त भी हो तो वो माजी था, हमने आगे देखना है।
और आगे देखने के लिए हमें अपने दिल, दिमाग और अपने जहन खुले रखने होंगे। और इसी तरह पाकिस्तान में अल्लाह ना करे जिस तरह आज इमरान खान पे अटैक हुआ है, कोई और ये इस तरह का वाक़या दोबारा हो, इमरान खान के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, मरियम के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, पाकिस्तान का हर वो पॉलिटिशियन जिसे 5, 10, 20 हज़ार, लाख या करोड़ों में लोग वोट देते हैं, वो मेरे और आप सब के लिए काबिल एहतराम है। उन्हें ना बुरे नामों से पुकारें और उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें हमेशा, क्योंकि अगर उनका आज आपसे मिजाज नहीं मिलता और आज आप समझते हैं कि उनका बयानिया ठीक नहीं है, शायद कल आगे चल के ठीक हो जाए, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाले मैं और आप ही हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपसे